नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी। एपी के बेसिक बातें समझेंगे। एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं, हिंदी में उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। और ऐसे शॉर्टकट नाम है एपी, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस। तो एपी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। पहले एपी होते क्या हैं, एपी से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सारे बातों के बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। और समझिएगा आप लोग कैसे एपी क्या होते हैं और किस टाइप के एपी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एपी यानी समांतर श्रेणी समझते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होते हैं दोस्तों? समान अंतरालों में सजाई गई संख्याओं के जो सीरीज होते हैं, श्रेणी होती है, उन श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। समान अंतराल जैसे 1 और 2 के बीच में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर 2 और 3 के बीच में होता है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जितनी अंतर होगी उतनी ही अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच में होगी। फिर उतनी ही अंतर तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में होगी। इस तरह से अगर अंतर समान अंतर में एक लंबी श्रृंखला सजाई जाती है तो ऐसे वाले श्रेणी को नाम रखा जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला जो संख्याएं होती है उसको कहते हैं प्रथम पद। जो पहली संख्याएं होती है उसे कहते हैं प्रथम पद। और जो इसका अंतर आता है यानी कि दो संख्याओं को घटाने के बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जितनी भी अंतर आती है उन सारे अंतर को नाम रखा जाता है सार्व अंतर, या उसे कहते हैं पदांतर। सार्वंतर और पदांतर कहते हैं। और अगर कोई संख्या मतलब अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है तो उसका जो अंतर होता है एक के संख्या और दूसरी संख्या के बीच का, वह दूसरी संख्या और तीसरी संख्या या आगे किसी अन्य संख्या के अंतर बराबर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि वह समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे देखिए कौन सा समांतर श्रेणी में होगा और कौन नहीं होगा, पहले उसके बारे में आते हैं। देखिए ये 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 14 हो गया, आगे डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा। तो ये जो एक एपी है इसको पहले चेक करते हैं कि एपी यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? आप चेक करने की आसान तरीका है कि दूसरा में से पहला घटा दीजिए। तो अगर दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। ये 4 बचा। फिर आगे तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए तो 6 में से 10 में से 6 घटा तो क्या बचा? 4। फिर उसी तरह से तीसरा में से दूसरा घटा ले, चौथा में से तीसरा घटा लीजिए तो 14 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा? 4। यानी सभी का अंतर दोस्तों बराबर आया। तो जब सभी का अंतर बराबर आ जाता है तो ऐसे वाले श्रेणी को नाम रखा जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है। और आगे देखिए कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये तो समांतर श्रेणी में है। आगे देखिए 6 हो गया, 7 हो गए, 9 हो गया और 12 हो गया, ऐसे डॉट डॉट इस तरह से है। तो इसको घटाइएगा तो दूसरा में से पहला घटेगा। तो जब 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। और 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचा? 2। 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। 12 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। तो देख रहे हैं सभी अलग अलग आए हैं जो कि बराबर नहीं है अंतर, उनके जो डिफरेंस है एक दूसरे के बीच का, वे अंतर जो होते हैं बराबर नहीं है। तो इस कारण से ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है। और ये वाला समांतर श्रेणी में है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना पड़ेगा घटा घटा के कि किसका जो अंतर है वह बराबर है। अगर अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, अगर अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। एक तो कि निम्न में से कौन सी
निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है, और एक आता है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। वो आपको ऑप्शन के अनुसार से छांटना पड़ता है, और यहाँ दोनों में ये दोनों रूल लगेंगे, ठीक है ना। जैसे ये रूल तो एक ही है कि दूसरा में से पहला घटाना है, तीसरा में से दूसरा घटाना है, चौथा में से तीसरा घटाना है। अगर अंतर बराबर आते गया तो समांतर श्रेणी में है, अगर अंतर बराबर नहीं आते गया तो समांतर श्रेणी में नहीं, ठीक है। तो ये है समांतर श्रेणी की पहचानने के तरीका, उसको घटा के देखा जाता है। अगर अंतर बराबर आ जाते हैं तो उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं, अगर अंतर बराबर नहीं आते तो समांतर श्रेणी में नहीं माना जाता, ठीक है। अब आगे जो है बेसिक सी चीजें हैं, और आगे और बढ़ते हैं बातें कि समांतर श्रेणी अगर कोई है, जैसे मान लीजिए कि समांतर श्रेणी कोई श्रेणी है, जैसे 10 है, 16 है, 22 है, और आगे 28 है, 28 डॉट डॉट ऐसे चलते गया, तो ये एक समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि चेक कर लीजिए एक बार, 16 में से 10 घटेगा तो क्या बचा 6, 22 में 16 गया था क्या बचा 6, 28 में से 22 गया था क्या बचा 6, यानी कि सबका अंतर बराबर आ गया। सबका अंतर बराबर आ गया तो ये समांतर श्रेणी में है। अब क्वेश्चन है कि आपको एक संख्या ऐसे सीरीज आपको श्रेणी देगा और पूछेगा ना कि इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद दोस्तों कितना हो जाएगा, शुरुआत वाला जो शुरू में ऐसे प्रथम पद होता है, तो शुरू में जो है वो शुरू में आपका हो जाएगा कितना 10, तो ये हो जाएगा 10 इसका प्रथम पद। अगर एक श्रेणी देता है उसका जो प्रथम पद पूछता है तो जो शुरुआत वाला होती है वो प्रथम पद हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन से पूछ दिया कि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से पूछ दिया कि आप बताइए कि सार्व अंतर या पदांतर, कोई भी एक लिख सकता है, सार्वंतर या पदांतर लिखता। सार्वंतर या पदांतर क्या होगा, तो जो घटा के लाए हैं, जो घटा के आया है वह उसका आंसर हो जाता है। तो सार्वंतर या पदांतर में आता है 16 में से 10 घट के जो 6 आया है तो ये 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ऐसे भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं, ठीक है। दोनों अभी जितने भी हम लोग बात करेंगे सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही बात होगा, ठीक है ना। अलग से कुछ ही बात आपके साथ अभी नहीं करने वाले। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे आप बातचीत करते हैं। अगली टॉपिक देखिए, अगली जो टॉपिक है कि अगर समांतर श्रेणी बना है तो वो कैसे बना। और जैसे कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा जल्दी में स्पीड सॉल्व करने के लिए, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए समांतर श्रेणी, चाहे समांतर श्रेणी कहते हैं उसे, समांतर श्रेणी का जो सीरीज बनता है वो बनता है ए प्लस के ए कॉमा ए प्लस के डी कॉमा ए प्लस के 2d कॉमा ए प्लस के 3d कॉमा ए प्लस के 4d होते जाता है, फिर आगे ए प्लस के 5d हो जाएगा, और ऐसे ही चलते जाएगा, अनंतों तक जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी के इस रूप में लिखा होता है समांतर श्रेणी कि पहला का के लिए ए लिखते हैं, दूसरा का पद के लिए ए प्लस के डी लिखा जाता है, और तीसरा का पद के लिए ए प्लस के 2d लिखते हैं, और जो चौथा पद आता है वो ए प्लस के 3d लिखते हैं। फिर जो पंचमा पद आता है वह ए प्लस के 4d लिखते हैं, और जो छठा पद आएगा वह ए प्लस के 5d बनेगा, और सातवां जो पद आएगा वो ए प्लस के 6d बनेगा। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से याद रखने वाली बात यह है कि देखिए पहलका पद में d के मान नहीं है तो 0 मान के चलिए, अगर नहीं है तो d के मान 0 है। दूसरा का पद में देखिए d आ गया है तो यहाँ d एगो है, ठीक। तो देख रहे हैं दूसरा का पद में d जो है एगो है, यानी कि दूसरा का पद से एगो कम है d, पद से एगो कम है d, और जब एगो कम है d तो सब में वैसे ही है। देखिए आगे ये तीसरा पद है जो a प्लस के 2d है, तो ये देख रहे हैं a तो है ये है, परंतु d जो है वो दुइये गो है,
पद तो 3 गो था, बाकी जो डी है वो 2D है, यानी कि ए वो कम है। ठीक, यहाँ भी देखिए चौथा पद है, तो चौथा पद क्या है, ए प्लस के 3D है, तो ए प्लस के 3D है साथियों, तो ए प्लस के जो 3D होगा ए में भी डी वो कम है, क्योंकि चौथा पद है ना, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, तो चौथा पद में डी एगो यानी कि कम है, 3D लिखा हुआ है। फिर पंचवा पद में देखिए ए प्लस के 4D है, यानी कि एगो फिर डी कम है। छठा पद है तो ए प्लस के 5D है, यानी कि एगो कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आपसे कहें कि 25वां पद लिखिए, तो 25वां पद आप कैसे लिखिएगा, 25वां पद लिखने के लिए एगो ए लिखिए और ये 25 में से एगो कम कर दीजिए, बीच में प्लस के चिन्ह जरूर दीजिएगा, एगो कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24 और डी हो जाएगा, ये आया 25वां पद। ठीक इस तरह से हम कह देंगे कि 65वां पद लिखिए, तो 65वां पद क्या हो जाएगा, तो 65वां पद हो जाएगा ए प्लस के 64D, ये हो जाएगा ए प्लस के 64D। अब ऐसा बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर 3 हो तो 25वां पद बताएं। 25वां पद बताएं या निकालें, जो होगा निकाले लिख देते हैं, 25वां पद निकालें। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में नहीं है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में है तो आराम से लिख के बनाना पड़ेगा, परंतु ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आपको तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना है। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने के लिए हम अगर रूल से बढ़िया से बनाना शुरू करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ना ये वाला ट्रिक काम करेगा यहाँ, ठीक है, जो अभी बता रहे थे कि हर समय डी जो होता है वो कम होता है, पद से वो कम होता है। तो यहाँ समझिए क्या बोला है, 25वां पद हमको याद है या पता है, आपको भी पता है कि ए प्लस के अगर 25वां पद पूछ रहा है तो 24D लिखेंगे। ए 25वां पद पूछ रहा है तो ए प्लस के 24D लिखिएगा। अगर ए प्लस के 24D लिखे हैं और अभी तुरंत हम आगे बताएं कि प्रथम पद को ही ए कहते हैं, या प्रथम पद को ही क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रथम पद दिया 5, देख जाओ 5 रख दीजिए, प्लस ही 24 के 24 रहेगा और साथे डी के साथ तो गुना कर लीजिए। डी के मान कितना है, तो डी के मान दिया ना सार्वंतर 3, डी के मान ही सार्वंतर होता है, तो डी के मान कितना दे दिया 3, तो 3 लिख दीजिएगा, 3 हो जाएगा 5 और 24 दिया क्या हो गया 72, 5 और 72 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 77, तो इसका आंसर क्या आ गया 77, ठीक है। तो ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, एकदम फास्ट में कर सकते हैं। और रूल से बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर रूल इसी को बनाना चाहते तो कैसे बनेगा, ए के मान हो जाएगा कितना, प्रथम पद 5, सार्वंतर को डी कहते थी, हो गया 3, एक फॉर्मूला आता है एन बराबर, सब जगह आप लोग पढ़े होइएगा आप लोग, ए प्लस के आएगा n माइनस q1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ए के मान रखिएगा 5 प्लस n के मान रखेंगे 25, क्योंकि 25वां पद बोला है तो वही n आएगा, माइनस 1 हो जाएगा, डी के मान रखिएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 5, ये घटेगा तो 24 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 प्लस 5 हो जाएगा, ये आएगा 24 गुने 3, फिर आएगा आपका 5, 24 दिया क्या हो जाएगा 72, फिर जोड़ेंगे तो लास्ट में आएगा 77, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो टाइम को हमें तो ऑब्जेक्टिव में बचाना है, इसलिए आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो लेट लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। माने कि ये बेसिक चीजें हैं, हल नहीं है, अभी तो हम कुछ बता ही नहीं रहे, तो बेसिक पर क्वेश्चंस तो कल बनाएंगे या कल के वीडियो में आपको डालेंगे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ताकि आगे कुछ बने तो समझ में आए। चलिए अभी थोड़ी सी और है, घबराइए नहीं, अभी टाइम अभी और है। और एक बार अगर बेसिक आपको बढ़िया से आ गया, ठीक है ना, तो कितना क्वेश्चन उल्टा पुल्टा सीधा इधर उधर करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सबको बना दीजिएगा। बाकी जो है बेसिक है, बेसिक अगर आपको बढ़िया से क्लियर रहा तो मैथ में आप बादशाह हैं, अच्छे हैं। अगर बेसिक ठीक नहीं रहा तो फिर आप मैथ के लिए उतनी अच्छे विद्यार्थी नहीं माने जाएंगे,
क्योंकि आगे बेसिक का ही काम है। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस कर लिया। पहले की समांतर श्रेणी होते क्या है, दूसरी की समांतर श्रेणी को कैसे जानेंगे कि समांतर श्रेणी में है ये नहीं है, ये हो गया। समांतर श्रेणी के प्रथम पद बता दिए कि शुरुआत वाला को प्रथम पद कहा जाता है। समांतर श्रेणी के जो बीच के अंतराल होते हैं, दो संख्याओं के बीच की जो अंतर होती है, उस अंतर को हम लोग डी कहते हैं, जिसको सावंतर या पदांतर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब बात हो गई। समांतर श्रेणी के जो पद सजे होते हैं वो ए होता है, फिर आगे ए प्लस के डी आता है, फिर आगे ए प्लस के 2d आता है, फिर आगे ए प्लस के 3d होता है, फिर आगे ए प्लस के 4d होता है। ऐसे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, और यह अनंतों तक चला जाता है। ये सब बातें हो गई। अब आगे समझिए कि अगर समांतर श्रेणी है तो किसी न किसी दो जो पद होते हैं, उन दो पदों के जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वैसे बनता है। देखिए कि आपको देगा कि 4 कॉमा दे देगा 2x से, और फिर आगे दे देगा कॉमा 8। ठीक है ना, और आगे दे दिया डॉट डॉट, और बोला क्या है कि आपको x के मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x के मान निकालना है। और साथियों x के मान आप कैसे निकालिएगा, ये आपका क्वेश्चन रहा कि x का मान निकालना है। और x के मान निकालने के लिए अभी जो हम लोग ने पढ़ा, जो अभी हमने आपको बात बताया कि समांतर श्रेणी में एक संख्या माने सॉरी दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, और फिर तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर आपस में क्या आता है, बराबर आता है। इसी रूल से बराबर करके तब यहाँ से x के मान निकालेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे निकलेगा। से पहले ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस से कितना हो जाएगा 4, घट गया। बराबर यानी कि बराबर का चिन्ह, मैथ में तो बराबर का मतलब बराबर के चिन्ह से मतलब है ना। और ये हो गया तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हो गया 8 माइनस दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 2x, ये हो गया आपको। अब यहां से ही x वाला को इधर ले आइए और अंक वाला को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x से, और इधर से जब इधर आएगा ये हो जाएगा प्लस के 2x, और ये जो हो गया ये हो जाएगा 8, और ये उधर जो जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 4, तो दो जोड़िएगा तो हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 4 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से x के मान निकालेंगे तो हो जाएगा 12 बटा में 4, 4 से 12 कट जाएगा क्या बार 3 बार, तो x के जो मान आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है ना, और कितने जो है विद्यार्थी छोड़ लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो नहीं छूटेगा, नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। और हमेशा ध्यान रखिए x की वैल्यू निकालने वाला या किसी के या कुछ को दे देगा तो हमेशा 3 गो स्टेप में देगा, 4 गो में नहीं दे सकता। अगर 4 गो में भी दे भी रहा है तो आपको घबराना नहीं, आपको 3 गो से काम लेना है। चौथा दे रहा है यानी कि समांतर श्रेणी में है तो अंतर सामान्य आएगा, हमें तो केवल x से मतलब है ना। ठीक है, तो x से मतलब है तो आपको चौथा पंचमा अगर दे भी रहा है तो कोई खास दिक्कत नहीं है। आपका सेम नियम फॉलो कीजिएगा, पहला दूसरा का में से पहला घटाइए एक साइड लिखिए बराबर कीजिए, फिर तीसरा का में से दूसरा घटाइए एक साइड लिखिए बराबर कीजिए, उसमें से चर वाला के साथ ले आइए और चर वाला को चर वाला के साथ भेज दीजिए। फिर वहां से जैसे प्लस माइनस या जो कंडीशन बनता है उस अनुसार से लेके और x का या जो भी रहेंगे चर राशि उसका मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जो भी हमने देखे ऐसे बनाए थे, जिस तरह से ऐसे बना था, तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस बेसिक है। ठीक है ना, अब कुछ और बातें हैं जो इधर हम लिख देते हैं फॉर्मूला के रूप में, जो आपको कल के जो वीडियो होगी, जो कल क्वेश्चंस बनेगा उसमें काम देगा, उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, वो होता है an बराबर, अब an बराबर आता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं कहिए, एक तरह से हाँ फॉर्मूला मानिए, परंतु ये बना कैसे हम आपको सिखा देते हैं। इधर देखिए, अगर हम यहाँ a5 लिख दें तो a5 का मतलब हो गया पंचमा पद। अगर हम a5 लिख दे साथियों तो a5 का मतलब हो गया पंचमा पद। अब पंचमा पद को तंगा दे पहले हम लोगों ने सीखा था ना कि उसको लिखेंगे a प्लस से कितना 4d, a प्लस के 4d। अच्छा एक बात और समझिए, अगर हम a प्लस के 4d लिख रहे हैं तो ये 4 कहां से ला रहे हैं, इस 5 में से वो कमे तो कर रहे हैं, ये 4 है, आखिर हम पंचमा पद को लिख रहे हैं a प्लस के 4d, तो सोचिए ना कि 4 कहां से आया, तो कुछ नहीं है, ये जो नीचे की संख्या है ना 5, इस 5 में से वो घटा के लाए हैं 4, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल यही बातें हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे a प्लस के
अगर हम उसको 4 लाना चाहते हैं तो 5 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा टी। यही होगा ना साथियों, देखिए सही से ये आ जाएगा एक ये हो जाएगा प्लस ये जो 4 है तो 4 कहां से आया, थोड़ा विचार कीजिए। तो हमने बोल रहे हैं कि जो 4 आया इस 5 में से वो कम करके आया। अब सोचिए 5 में से वो कम कीजिएगा तो 4 हो ही जाएगा। 4 और डी के डी तो लिखना ही लिखना है। ठीक उस तरह से यहाँ भी है कि ए के तो ये लिखा हुआ जैसे के तैसे है और इस एन में से एगो तो कम होगा क्योंकि यहाँ भी वो कम हुआ है तभी 4 हुआ है, तो एन में से वो कम कर दिया गया और डी लिख दिया गया, यही है। सेम बात यहाँ वही है, कुछ अंतर नहीं है। तो एन रहा। एक और रूल आती है आपको एस एन बराबर, ठीक है ना। तो एस एन बराबर यानी कि जब योग आता है क्वेश्चन में योग लिख देता है तो उसको एस एन पर बनाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आता है। और भी आते हैं फॉर्मूला एस एन का एक और आता है जो आता है एन बाई 2 और ये हो जाता है ए प्लस के एन, ये होते हैं। और कोई जगह है बुक में और सब में देले हैं कि एन बाई 2 और ए और ये जो एन है उसको अंतिम पद कहा जाता है लेकिन लास्ट टर्म, तो लास्ट के लिए एल उठा के लिख दिया गया जो कि एल है। तो ये आपको इस चैप्टर में मात्र इतना ही फॉर्मूला है, ये अच्छी बात है। कुछ खास फॉर्मूले हैं नहीं, ये आपको एक हो गया 2 3 है, हालांकि है एक ही परंतु इसको 3 में तोड़ दिया गया है। वो क्वेश्चन के अनुसार से जब यूज करने लगेंगे हम लोग तो क्वेश्चन किस पर जल्दी बन जाएगा किस पर थोड़ा समय लगेगा इस अनुसार से इतना रोल बना दिया गया, अन्यथा कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से समांतर सिटी का बेसिक था। ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के छात्र हैं या अन्य एग्जाम जो प्रतियोगिता संबंधी होते हैं उसमें आप अच्छे बेस बनाना चाहते हैं तो इस चैप्टर आपके लिए बहुत ही जरूरी था, ठीक है। इस वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है, फिर कमेंट करें और जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।